नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। इस देश के लोकतंत्र संविधान की रक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर सामने आए हैं और दर्शकों पर हम छोड़ेंगे कि देश में चल क्या रहा है। हम सिर्फ तथ्यों को इस खबर में देश की जनता के सामने रखेंगे। जी शिव जी। अब खबर ऐसी है जिसे मीडिया छुपा गया। कई संस्थान लिख के डिलीट कर गए। भाई भय होगा। प्रत्येक संस्थान का करोड़ों रुपया महीने का खर्चा है। अब वो हमारी तरह तो नहीं है कि अपना जैसे तैसे पेट काट कूट के अपने सिस्टम को चला रहे हैं। अब तनख्वाह देनी है, सर्वर के खर्च देने हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का जो मैसेज आएगा वो पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज मीडिया एक तरफा हो गई। पहले की सरकारों में भी मीडिया का रुख रहता था, लेकिन इतना नहीं रहता था कि दूध में पड़ी मक्खी को भी ये कह दें कि ये मक्खी नहीं, इलायची का दाना है। अब ये हो गया है और उसी मक्खी को निगल भी लेते हैं, इलायची का दाना बना के, न चाहते हुए भी, आंख मूंदते हुए भी और मुंह सिकोड़ते हुए निगल रहे हैं। बीजेपी का टूल बनकर सवाल भी खड़े करना शुरू कर रहे हैं। इस सबको दिन में तो राहुल गांधी ने धोया सो धोया, लेकिन कल शाम जो लुटियंस जोन में हुआ उससे पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया गया है। कितनी कामयाबी मिलेगी, कितना उसका असर पड़ेगा, इंपैक्ट होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल एक नई शुरुआत हुई है। लगभग इंडिया गठबंधन में 25 राजनीतिक दल हैं, उनके 50 दिग्गज नेता राहुल की डिनर पार्टी में पहुंचे और इतनी बड़ी तादाद में जो नेता पहुंचे तो इसका एक सीधा संदेश था कि इंडिया गठबंधन एक है। और इसी एकता ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रात चैन छीन लिया। पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते रहे होंगे ये सोच सोचकर। हम तो सोच रहे थे उद्धव ठाकरे से मेरी बात चल रही है, हम तो सोच रहे थे कि फला व्यक्ति से हमारा एक फोन पे बातचीत हो गई है, लेकिन ये सब तो राहुल के एक आमंत्रण पे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती पहुंची। अब जब सब पहुंच गए तो मीडिया का रुख देखिए। अखिलेश यादव जी से अलग बात, उन्होंने खिड़की बंद की, चले आए। उद्धव ठाकरे से पूछा कि राज ठाकरे को क्यों नहीं लाए? अरे जब इंडिया गठबंधन का बना था तब क्या राज ठाकरे उस गठबंधन में थे? तो जो प्रतिनिधित्व करता है वो करेगा। उद्धव ठाकरे ने बड़ा सटीक जवाब दिया कि हम दोनों भाइयों की कहां जरूरत पड़ेगा, एक ही काफी है। अब इस राहुल के डिनर पॉलिटिक्स का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, सीधा सवाल लेके हम संतोष जी के पास पहुंचेंगे। क्या है पूरा राहुल की डिनर पॉलिटिक्स का? मेरे शब्द समझ लीजिए, राहुल की डिनर पॉलिटिक्स का, जो अब तक मोदी की डिनर पॉलिटिक्स चल रही थी। देखिए शिव जी, तमाम दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि हमने कहा कि मैं तथ्यों को हम इस स्टोरी में एक एक करके सामने रखेंगे और आम जनता ये फैसला करे। शुरुआत तो इसी से करूंगा कि नारा लगाने का काम किसका है, तुकबंदी करने का काम किसका है? राजनीतिक दल का, नेता का। अब सुप्रीम कोर्ट के जज तुकबंदी करते हुए नजर आए तो क्या अच्छा लगेगा? हाँ, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो शेरो शायरी सुनाते हुए नजर आते थे। अब चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से तुकबंदी कर रहा है। जरा देखिए, राहुल गांधी को कहा गया सूत्रों के हवाले से, आइदर साइन द डिक्लेरेशन और अपोलाइज टू द नेशन। डिक्लेरेशन और नेशन, ये चुनाव आयोग के शब्द लग रहे हैं क्या किसी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के शब्द लग रहे हैं।
तो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से अब जनता पे छोड़ते हैं कि इसको क्या कैसे फैसला करना है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की ये बैठक किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद इंडिया गठबंधन की समस्या क्या थी कि राहुल गांधी को नेता नहीं मान रहे थे। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। बार-बार इस तरह की खबरें प्रचारित और प्रसारित की जा रही थी। कल की बैठक की कई चीजें महत्वपूर्ण थी। नंबर 1, 10 जनपद पे वो बैठक नहीं हुई थी। सोनिया गांधी के आवास पर वो बैठक नहीं हुई थी। राहुल गांधी के आवास पर 5 सुनहरी बाग रोड पर वो बैठक हुई थी। नंबर 2, 25 राजनीतिक दलों के 50 नेता उस बैठक में शामिल हुए थे और जरा नाम गिना देता हूं मैं आपको। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, दूसरी तरफ आ जाइए जम्मू कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, महाराष्ट्र से सुप्रिया सुले भी थी, अजीत पवार साहब की पार्टी के नेता भी थे, बिहार से तेजस्वी यादव थे, मुकेश सहनी थे, केरल से लेफ्ट फ्रंट के नेता थे, तमाम अन्य राजनीतिक दलों के नेता थे और ये 25 राजनीतिक दल, 50 से ज्यादा नेता, कमल हसन भी उसमें मौजूद थे, डीएमके के टीआर बालू भी उसमें मौजूद थे और राहुल गांधी ने उसमें प्रेजेंटेशन दिया। तस्वीरें लोगों ने देखी होगी कि किस तरह से प्रेजेंटेशन को ये तमाम नेता गौर से देख रहे थे। अब तक सबको लग रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन ने उस गड़बड़ी को सामने ला दिया। तो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता सामने आ गई। तमाम नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, ये भी सामने आ गया। अब इंडिया गठबंधन में मतभेद की खबरें आप नहीं उठा सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर विरोधाभास है इंडिया गठबंधन में। तो वो राहुल गांधी ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। अब चुनाव आयोग उनको धमकी दे रहा है, चुनाव आयोग उनको धमका रहा है। चुनाव आयोग के काम को आप ऐसे समझ लीजिए कि चुनाव आयोग कहना क्या चाह रहा है, चुनाव आयोग हमसे चाह कह रहा है और चुनाव आयोग क्यों सख्ती दिखाने की बात कर रहा है कि घोषणा पत्र पर साइन करें, नहीं तो इसको ऐसे समझिए कि हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, अचानक हमने देखा कि किसी बाइक वाले का या किसी लड़के का या किसी लड़की से कोई व्यक्ति मोबाइल छीन कर भाग गया। उसके पास मोबाइल है नहीं। हमारा दायित्व है कि हमने 100 नंबर पर फोन किए के पुलिस को बता दिया, 112 पे फोन करके यूपी में 112 हमने पुलिस को बता दिया। अब पुलिस वाला कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो कार्रवाई करूंगा ही नहीं। आप कोर्ट जाओ, शपथ पत्र बनाओ, शपथ पत्र पे लिखकर चौकी जाओ या थाने जाओ, उसके बाद में कार्रवाई करूंगा। ये जो चोरियां सब बताई हैं राहुल गांधी ने, इसको रोकने के लिए ही चुनाव आयोग बना है। भाई निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, जो वो नहीं कर पा रहा है। तो किसी ने बताया कि भाई साहब ये गलतियां हैं, अब चुनाव आयोग कह रहा है नहीं नहीं नहीं, शपथ पत्र पे दो तब हम कार्रवाई करेंगे। और नहीं तो अब उस नहीं तो में आगे क्या होगा? क्या आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया जाएगा? क्या राहुल गांधी को बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जेल भेजा जाएगा? ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में बताएगी, लेकिन चुनाव आयोग तो बिल्कुल बेशर्मी की हद पर उतर गया है। बेशर्मी की हद है। उसको बताया जा रहा है कि गलती हुई है। एक दो टीवी चैनल है शिव जी जो पहुंचे हैं, वो जो 80 लोगों वाला जो घर था वो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था। इस तरह की कई सच्चाई धीरे-धीरे निकल कर सामने आएगी। लेकिन इससे नहीं डरेंगे। जो हो गया उसको तो ढाक छिपा लेंगे। ये खबरें आ रही है कि कई राज्यों की जो वोटर लिस्ट है वो एक तरह से अब सर्वर पे दिख ही नहीं रहे हैं। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक कुछ और कह रहा है, लेकिन वो वोटर लिस्ट दिख नहीं रहे हैं। इनको डर भविष्य का है कि आप फ्यूचर में वोटों की चोरी कैसे रोक पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। अब देखिए कैसे, इस साल कहां चुनाव है? बिहार। एसआईआर को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। बिहार के जितने इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल थे वो कल राहुल गांधी के इस डिनर बैठक में मौजूद थे, उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को देखा। अगले साल असम में चुनाव होना है। गौरव गोगोई खुद मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के नेता है, असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। उसके बाद आज ये केरल में चुनाव होना है। केरल में जो लेफ्ट फ्रंट के जो नेता थे यूडीएफ फ्रंट के, वहां यूडीएफ फ्रंट है जिसमें लेफ्ट दल भी शामिल है। तो केरल के यूडीएफ फ्रंट के लोकसभा में सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहते हैं प्रेमचंद्रन साहब, वो भी उसमें शामिल थे। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, डीएमके की सरकार है। डीएमके के नेता टीआर बालू और डीएमके के अन्य कई सांसद उस बैठक में मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव है अगले साल, ममता बनर्जी का शासन है। ममता बनर्जी की पार्टी से उनके राष्ट्रीय महासचिव
और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कई अन्य सांसद मौजूद थे। पुडुचेरी में चुनाव होना है, तो जहां-जहां चुनाव होना है, वहां-वहां के राजनीतिक दलों के नेता उस बैठक में मौजूद थे और वो समझ रहे हैं चोरी कैसे होती है और अपने-अपने राज्य में जाकर अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, अपने बूथ अध्यक्षों को टाइट करेंगे और ये चोरी अगर रुक जाएगी, चोरी पर उनकी नजरें बनी रहेगी, तो चुनाव आयोग वोटों की चोरी कैसे कर पाएगा? भारतीय जनता पार्टी फिर गड़बड़ी कैसे कर पाएगी? पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा कैसे 3 से 73 पहुंच गई थी? कई सवाल हैं जो अबूझ पहेली बने हुए हैं। अब इनको चिंता ये सता रही है। दूसरी चिंता इनको क्या सता रही है कि सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि अगर इस तरह से चुनाव होगा तो हमें चुनाव में जाने की जरूरत क्या है, हम ये सोचेंगे। अभी आज राहुल गांधी कर्नाटक की सड़कों पर उतरे हुए हैं। कर्नाटक के निर्वाचन अधिकारी ने भी उन्हें एक तरह से नोटिस भेजा है, लेकिन वो कर्नाटक की सड़क पर उतर के वोट अधिकार रैली को उन्होंने कुछ देर पहले संबोधित किया और कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन तक मार्च करने का भी उनका प्लान है और आने वाले दिनों में शिवजी इंडिया गठबंधन के नेता तमाम राज्यों के जो चुनाव आयोग के दफ्तर है, वहां तक मार्च करेंगे और इसके अलावा जो 25 राजनीतिक दलों के 50 नेता इकट्ठे हुए थे, 11 अगस्त को 11 अगस्त को ये चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे, चुनाव आयोग की घेरेबंदी करेंगे। अब ज्ञानेश कुमार में अगर थोड़ी-सी भी नैतिकता बची है, थोड़ी-सी भी शर्म बची है, तो जब ये नेता संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे, तो बाहर निकलकर उन्हें नेताओं का स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि आइए बताइए मुझे क्या-क्या गड़बड़ी है। अगर उनके दिल में चोट नहीं है, तो एक-एक तथ्य, एक-एक सबूत इनसे लेने चाहिए और बतौर देश के मुख्य चुनाव आयोग उन्हें इस पर जाँच बिठाकर इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और इससे भी बड़ी चीज़, सड़कों पर आज तो कर्नाटक में उतर चुके हैं राहुल गांधी। 17 अगस्त से बिहार की सड़कों पर उतर रहे हैं कि वहाँ एसआईआर अभियान को लेकर जो एक बड़ी घपला, बड़ा घोटाला, सुप्रीम कोर्ट तक की बात नहीं मानी जा रही कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को शामिल कर लीजिए 11 मान्य दस्तावेजों की सूची में। तो 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बिहार की सड़कों पर उतर रहे हैं और 1 सितंबर को ये यात्रा बिहार की राजधानी जो है पटना में जाकर खत्म होगी। तो एक तक सड़क पर उतरना, चुनाव आयोग को घेरना, चुनाव आयोग को लगातार घेरते जाना और भविष्य में चोरी के रास्ते को ब्लॉक कर देना, इससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई है और आज तो उन्होंने अपने बड़े मंत्री भूपेंद्र यादव को आगे कर दिया कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के बड़े दावेदार हैं और कल जैसे ये खबर आई कि राहुल गांधी एटम बम फोड़ने वाले हैं, तो सुबह-सुबह हेडलाइन बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी बोल गए। किसानों की बात, मछुआरों की बात, व्यक्तिगत नुकसान होगा तो मैं झेलने को तैयार हूँ और आज की अखबार की हेडलाइन जो है, अब आप इसको जो भी कह लीजिए, उसमें राहुल गांधी के बड़े आरोप नदारद हैं। प्रधानमंत्री जो है वो हेडलाइन में है। अब बताइए लोकतंत्र के लिए या मीडिया के लिए कौन-सी खबर बड़ी होनी चाहिए? अगर मैं और आप संपादक होते, तो निश्चित तौर पर जो फ्रंट लाइन जो बड़ी खबर होती, वो राहुल गांधी के आरोप होते और चुनाव आयोग को राहुल एक तरफ के से सवालों का राहुल के सवालों का कब देगा चुनाव आयोग जवाब, ये लाइन बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ये फ्रंट लाइन की नहीं होती, ये कम से कम 15 कॉलम की खबर बनती, पूरा पेज इसी से भरा होता प्रत्येक अखबार का। भाई, नेता प्रतिपक्ष चुनाव आयोग पर एक अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाता है। ये आरोप 2014 के लोकसभा सीट के चुनाव पर, जब सुप्रियो बाबुल के चुनाव पर बंगाल में जब वोट कैप्चरिंग की बात आई थी, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ना कि किसी की गुलाम, और चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, चुनाव आयोग को जांच कराई जानी चाहिए। तब भी चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया था। अब क्यों नहीं दे रहा जवाब? चुनाव आयोग का जवाब फैक्ट चेक के जरिए पिछले कई दिनों से दिया जा रहा है। फैक्ट चेक में क्या चेक आपने किया, वो तथ्य भी तो रखो। क्या एक मोहर रेट लगा देने से फैक्ट चेक हो गया वो? अरे भाई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 7 फीट ऊंचे कागज रखे हैं, तो आपका फर्ज है चुनाव आयोग की एक टीम भेजो, उनके लोगों को बिठाओ, चुनाव आयोग के लोगों को बिठाओ, 7 फीट ऊंचे वो कागज 7 दिन में 70 दिन में चेक कराओ। ये तो नहीं चलेगा कि आपने वेबसाइट से कुछ डेटा गायब कर दिया है। मैं नहीं ये बात कह रहा हूं, सोशल मीडिया में ये चर्चा चल रही है। अब आप अपने मुंह से कहते फिर रहे हो कि मैं ईमानदार हूं,
मैं ईमानदार हूं। पिछले 2014 से अब तक 11 साल तक यही तो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोषी थे, इंदिरा गांधी दोषी थी, राजीव गांधी दोषी थे। मैं उन लोगों के नाम नहीं ले रहा जो लोग के प्रति उनकी अभी भावना नहीं है। सोनिया गांधी दोषी थी, मनमोहन सिंह दोषी थे। इस देश में कायाकल्प करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को माना जाएगा तो उसमें मनमोहन सिंह का नाम भी लिखा जाएगा। इस देश में मीडिया के सामने सबसे ज्यादा हर मौके पर आने का कोई नाम होगा तो मनमोहन सिंह का भी नाम आएगा। और जो राहुल गांधी कल अकेले खड़े होकर पत्रकारों के जवाब दे रहे थे, उनके अंदर का स्टेमिना देखकर भी ये लग रहा था कि इसमें कुछ सच्चाई है। कोई नहीं था बगल में, वैसे तो 2-4 लोग बैठते थे, कल अकेला बंदा सब पर भारी दिखा। और कल मजबूर हो गए थे पत्रकार भी ऐसे सवाल पूछने को। मैंने कई लोगों के देखे, वो सब भी इस बात पर, एक दैनिक जागरण हो या फिर एएनआई हो, सबके स्वर बदले हुए थे। पूछे क्या? ऊपर से मैसेज आ रहे होंगे, ये सवाल पूछिए, दागिए, ये फांसिए। लेकिन जो सामने बैठा है, हम अभी संतोष पाठक जी से बातचीत कर रहे हैं और हम बातचीत का सिलसिला चल रहा है, तो हम क्या पूछें? अरे इसी से जुड़े तो पूछेंगे जो प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इससे इतर कहां ले जाएं? ट्रंप पर कोई जवाब नहीं है, रूस के राष्ट्रपति को न्योता देकर बुलवा लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 3-4 दिन रूस रहे, वहां के राष्ट्रपति पुतिन साहब का प्रोग्राम ले आए। प्रधानमंत्री जी चाइना जा रहे हैं, इससे वो अमेरिका को कमजोर कर देंगे। अभी हमारे 59 सांसद बता के आए कि हमने पाकिस्तान को बहुत मारा है, हमने पाकिस्तान को बहुत मारा है। अब रूस और चाइना के जरिए अमेरिका को रोकेंगे, फलां के जरिए फलां को रोकेंगे। अरे आप में कोई हैसियत नहीं बची है कि आप सीधा रोक लो? अरे ताकत से जवाब दीजिए। संतोष जी, इस पूरे मामले में ना आप पत्रकार हो ना हम पत्रकार हैं, हम एक आम नागरिक के हैसियत से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें अगर राहुल गांधी दोषी हैं तो चुनाव आयोग जेल क्यों नहीं भेजता? और जो कल उन्होंने बैठक बुला ली है, इससे इंडिया गठबंधन अब सड़क पर उतर जाएगा, चुनाव आयोग का भयंकर विरोध हो जाएगा। अगर जनता ने समझ लिया, अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो ये संविधान के लिए, बीजेपी के लिए एक घातक बम तैयार हो रहा है। उससे तो निपट गए थे, कई राज्यों में आपने कर लिया था, इस बार नहीं निपटोगे। जनता उद्वेलित हुई और ईवीएम ही लेके चल पड़ी बूथ से, तो करोगे क्या? दोबारा कराना पड़ेगा चुनाव। आप अपने चुनाव आयोग से, भाई सरकार का ही चुनाव आयोग है, सरकार से बाहर नहीं होता, ये सब जानते हैं, तो अपने चुनाव आयोग से आप ये कह के क्यों नहीं अपना पल्ला चढ़ाते हो भाजपा वाले, भाई हमें क्यों लपटवा रहे हो? अब तो जनता हमें भी संदेह के दायरे से देखने लगी है, कम से कम हमें सुरक्षित करने के लिए आप माकूल जवाब क्यों नहीं देते? पहली बार में ये देखने को मिल रहा है पिछले कई वर्षों से कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल के सवाल का या लेटर का जवाब नहीं देता। बैठक भी वो अपने हिसाब से तय करता है। एसआईआर जैसी बड़ी जांच लॉन्च करने से पहले कोई प्रेस वार्ता नहीं करता, तो संदेह के घेरे में तो आप खुद आ रहे हो। संतोष पाठक जी। देखिए शिव जी, एक दर्शकों को मैं बता दूं, आमतौर पर बीजेपी की तरफ से कई भाजपाई जवाब देते हैं, एक दो चुनाव आयुक्त के उदाहरण दे देते हैं और कहते हैं कि देखो ये भी तो गड़बड़ था, ये भी तो गड़बड़ था, ये भी तो सोनिया गांधी ने बनाया था। देखिए गड़बड़ी थी, मीडिया भी दबाव में हमेशा आती थी, लेकिन वो आटे में नमक वाला मामला था। अच्छी चीजें ज्यादा बड़ी हो जाती थी, बुरी चीजें कम होती थी। पहले भी चुनाव आयोग में गड़बड़ी थी, लेकिन जब शिकायत करता था तो डर के मारे चुनाव आयोग एक्शन लेता था। आप किसी फर्जी वोटर की शिकायत कर दीजिए, तुरंत चुनाव आयोग जांच करता था। अब गलती क्या हो गई है कि चुनाव आयोग ने गलतियों की, चोरी की मात्रा तो बढ़ा दी है, लेकिन शिकायत करेंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे।
और ये कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है, अगर 2024 का लोकसभा चुनाव का जो नतीजा बिल्कुल एक सीमा रेखा पर जाकर रुक गया था, वो हमें बताता है कि चुनाव आयोग की गलतियों की वजह से या चुनाव आयोग जो कर रहा है उसकी वजह से देश का जनादेश कैसे बदला जा सकता है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में आज कहा कि नरेंद्र मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, चुनाव आयोग हमें डेटा दे, हम साबित कर देंगे। जिस फॉर्मेट में पहले डेटा दिया जाता था, उस फॉर्मेट में चुनाव आयोग को डेटा देने में क्या दिक्कत है? एक दिक्कत है, उसमें आप नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, उस नाम के सारे आदमी एक साथ आ जाएंगे। वो चुनाव आयोग करना नहीं चाहता। इनको एक लोकसभा सीट का विश्लेषण करने में इतने महीने क्यों लग गए? क्योंकि वो डेटा कागज में था। उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे और फिर डिजिटल फॉर्मेट में सर्च वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। जब सब कुछ डिजिटल है, तो आप उस तरह से डेटा क्यों नहीं दे रहे? जैसे कि कोई भी राजनीतिक दल, सिर्फ कांग्रेस की बात ही नहीं करें, कोई भी राजनीतिक दल अगर मांग रहा है, तो उस तरह से डेटा क्यों नहीं दे रहे? और 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट, ये हम और सब जानते हैं शिव जी, कि 10-15 सीटें भी कम हो जाती तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनती, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार भी भाग जाते। अब उसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं। उड़ीसा में भी लोकसभा चुनाव हुए, 21 सीटें थी उड़ीसा में। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट जीती थी 21 में से, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 20 सीटें जीती। एक सीट उन्होंने कांग्रेस के लिए लगता है छोड़ दी थी, क्योंकि एक सीट कांग्रेस ने जीती नवीन पटनायक साहब की पार्टी, जिनके पास इससे पहले के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें थी, वो जीरो पे आ गए। क्या इतना बुरा प्रदर्शन हो सकता था क्या नवीन पटनायक का, बीजू जनता दल का? वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए कि पिछली बार 8 सीटें जीती तो बीजेपी को 38.4% वोट मिले थे, वो 38.5% 45 हो गया, तो वो सीधे 20 सीट पर पहुंच गया। सुपड़ा साफ कर दिया उन्होंने उड़ीसा में। ये सिर्फ एक राज्य का उदाहरण दे रहा हूं, कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का उदाहरण राहुल गांधी दे चुके हैं। सवाल यही है कि आरोप लग रहे हैं तो आप तथ्यों के साथ उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप धमकाइए मत कि आप शपथ पत्र दीजिए। आप दूध का दूध का पानी करके रख दीजिए ना कि नहीं नहीं, ये मतदाता, ये मतदाता, ये मतदाता। कितना टाइम लगेगा? सारे डाटा आपके पास है, बूथ लेवल ऑफिसर आपके पास है। आप उस सीधे बूथ लेवल ऑफिसर को फोन करोगे, उससे कहोगे कि डेटा लाओ, कितना डेटा है, वो डेटा आपके पास आ जाएगा। वोटिंग का सारा डेटा आपके पास है। आप क्यों सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन तक ही रखना चाहते हैं? क्यों लंबे समय तक रखना नहीं चाहते? और फिर चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है, पारदर्शी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है शिव जी। बिल्कुल। ये साबित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवा पा रहा है। अब साबित नहीं कर पा रहे, कर नहीं पा रहे हो, और कोई सवाल उठा रहा है तो आप उसमें आलोचना करते हुए नजर आ रहे हो। और अब जो फंस गए हैं, राहुल गांधी ने इसको बड़ा मसला बना लिया, बल्कि मैं इसको यूं कहूंगा कि शायद 11 साल लग गए उनको समझने में। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अगर वो समझ जाते तो फिर लोकसभा चुनाव का नतीजा 80 में से 73 एनडीए गठबंधन के पास नहीं जाता शिव जी। बिल्कुल। और अब राहुल गांधी का ये जो अभियान है वो कितना खतरनाक है, क्योंकि तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब वो समझ गए कि उनके अधिकारी ही उनके नीचे खेला कर देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी समझ गई कि विधानसभा चुनाव में उनके अधिकारी ही खेला कर देंगे, तो दक्षिण भारत का विजय की यात्रा रुक जाएगी। असम में सरकार भले ही उनकी है, लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, 2016 का जीते, 2021 का जीते, 2026 में राहुल गांधी किसी भी तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने गौरव गोगोई को असम प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। गौरव गोगोई लोकसभा में राहुल गांधी के डिप्टी हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपनेता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है, भूपेंद्र यादव को आगे कर रही है, और अगले 24 घंटे में देखिएगा कि मंत्रियों की फौज भी आगे हो जाएगी। वैसे भी मंत्रियों की फौज लगातार बयान दे रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मंत्रियों की पूरी फौज भी आगे हो जाएगी। 11 अगस्त को इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी मार्च की इजाजत मिलती है नहीं मिलती, ये भी देखना पड़ेगा। 11 अगस्त को उन्होंने घोषणा तो कर दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस को कहीं से फोन आ जाए कि नहीं भाई, इनको इजाजत नहीं देनी, फिर दिल्ली पुलिस क्या करेगी? तो हमें ये भी देखना होगा कि 11 अगस्त के मार्च के लिए इनको इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और देश भर में जो चुनाव आयोग के दफ्तर घेरने का जो पूरा प्लान बना रहे हैं, उसकी इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी। बिहार में जो रोड शो होने वाला है, उसको लेकर किस तरह से बंदिशें लगाई जाएगी या इनको रोड शो करने दिया जाएगा। और एकजुट इंडिया गठबंधन इस देश के इतिहास में
मैं फिर से बता देता हूं, इस देश के इतिहास में किसी प्री पोल अपोजिशन अलायंस को सबसे ज्यादा अगर लोकसभा सीटें मिली थी तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव था, जिसमें प्री पोल अलायंस यानी इंडिया गठबंधन को विपक्षी दल होने के बावजूद अब तक के इतिहास में विपक्षी दलों के मामले में सबसे ज्यादा सीट मिली थी। यानी जनता इनको सत्ता से बाहर करने के लिए बेताब थी। और हमें राहुल गांधी की बात पर भी भरोसा करना होगा कि 240 से अगर 15-20 सीटें कम आ जाती तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाते? बिल्कुल। मैं देश की जनता से कहूंगा कि आप खुद कमेंट करके बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाते अगर 220, 225 या 230 पर अटक जाते? तो इसलिए साढ़े 240 सीटों का मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि 20 से 25 सीटों पर वोटों की चोरी हुई है, एक पर वो साबित कर चुके हैं, बाकी पर भी वो कह रहे हैं, चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं कि आप डेटा हमें दे दीजिए, हम साबित करके दिखा देंगे। तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि नरेंद्र मोदी साहब को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम फिर से लोकसभा चुनाव में जाएंगे और जनता से जनादेश मांगेंगे कि मेरे जनादेश पे सवाल उठ रहे हैं? ये कहाँ कह पाएंगे, इतना इनमें 56 इंची सीना कहाँ है। चुनाव ईमानदारी से सब कुछ करा जाए। आप भी पाठक जी क्या बात कर दी आपने। हमको पता है कि हमने इस वीडियो में क्या बोला है और हमसे आप कह रहे हो कि शुचिता बरत लीजिए। तो दोनों काम कैसे हो जाएंगे। हमको पता है कि हम कैसे सत्ता में आए हैं, तो हम इस्तीफा दे देंगे, इतना भी कमजोर नहीं है। हम किसी का इस्तीफा करा देंगे, किसी को केस में फंसा देंगे, किसी सदस्यता बर्खास्त करा देंगे, हम इतना कर सकते हैं। जब हम फरेब से सत्ता हासिल करते हैं तो फिर हम उसके प्रति शुचिता और उसके प्रति अच्छे जागरूक ऐलान नहीं कर सकते। और इसी के कारण सरकार बार बार बैकफुट पर आती है। और सरकार केंद्र की नहीं आ रही है, प्रत्येक राज्य की आ रही है, प्रत्येक मेयर तक आ रहे हैं, नगर निगम के मेयर आ रहे हैं, टाउन एरिया तक ये अब चर्चा आ गई है। कोई चेयरमैन को पीट रहा है, मंत्री विधायक को पीट रहा है, विधायक नेता से सवाल कर रहा है, सांसद से जनता सवाल कर रही है, प्रवक्ता बीजेपी का पूछ रहा है कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ आपने क्या किया। मौजूदा प्रवक्ता राजस्थान का पूछ रहा है। सतपाल मलिक को आज कम से कम लोकसभा में तो श्रद्धांजलि मिल गई। अगर ये कल सवाल नहीं उठते तो लोकसभा में भी उन्हें श्रद्धांजलि नहीं मिलती। बहुत कुछ है, दर्शकों को सोच समझकर हमें कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि राहुल के सवाल गलत हैं या सही। राहुल से एफिडेविट पर साइन कराने चाहिए या नहीं, इस सवाल छोड़ के जा रहा हूं। संतोष सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का नमस्कार, आभार और धन्यवाद।